हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज के इस वीडियो में जो क्वेश्चंस आपको करवाएंगे साइंस के, ये प्रीवियस ईयर्स बेस्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है आपके रेलवे जेई और टेक्नीशियन के पेपर के लिए। पहले आप पूरा क्लास लगाइए, पूरा सेट देखिए, फिर आप लास्ट में बताइएगा कि ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने लिया है साथियों। टोटल 75 क्वेश्चंस आज आपको करवाएंगे और ये हर एक क्वेश्चन अपने आप में 100% है आपके पेपर में आने के लायक। बहुत ही रिसर्च के बाद मैंने ये क्वेश्चंस आपके लिए तैयार किया है। चलिए शुरू करते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि डैश है यहाँ पर, ठीक है। डैश न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है, तो इनमें से क्या नहीं होने पर कोई भी किया गया कार्य शून्य होता है? तो आप आसानी से बता दोगे सर ये तो हम पढ़े हैं, बिल्कुल विस्थापन। देखिए आप बोलोगे सर कैसे? मान लेते हैं यहाँ पर कोई वस्तु है, ठीक है, इसको उठाकर यहाँ पर ले जाना, यही तो विस्थापन कहलाता है। अब मान लेते हैं यहाँ कोई वस्तु है, आप यहाँ पर खड़े हैं और इस वस्तु को उठा रहे हैं और ये आपने उठाया ही नहीं, वहीं पर रख दिया। उसको उठाया नहीं, आप वहीं पर उसको रख दिए, तो क्या कार्य हुआ? कोई भी कार्य नहीं हुआ ना, तो इसको हम बोलेंगे कि शून्य कार्य हुआ। यही अगर आप इसको उठाकर यहाँ पर ले जाते तो आप कुछ काम करते, है ना। देखो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि विस्थापन ना होने पर किया गया जो कार्य होता है वो शून्य होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस का प्राकृतिक रंग कैसा होता है? बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी आपसे पूछे जाएंगे। तो लिटमस का जो प्राकृतिक रंग होता है वो कैसा होता है? आप बोलोगे सर बैंगनी रंग का होता है। बिल्कुल याद रखना, लिटमस का जो प्राकृतिक रंग होता है वो बैंगनी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? साथियों मान लेते कोई व्यक्ति है, उसको दूरदृष्टि दोष से वो पीड़ित है, ठीक है, तो उस व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना के पीछे बनेगा। और निकट दृष्टि दोष में कहाँ बनता है? तो रेटिना के आगे बनता है। और याद रखना कि दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, जबकि निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक फूल के परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकणों के स्थानांतरण को क्या कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखिएगा। एक फूल के परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकणों के स्थानांतरण को क्या कहा जाता है? तो याद रखिए परागन कहा जाता है ना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आएगा, परागन। नेक्स्ट है, देखिए इनमें से किसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है? तो साथियों कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी हाफ H2O, ये किसका रासायनिक सूत्र है? आप बोलोगे सर पीओपी का, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो पर ये जो है ना साथियों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही रासायनिक नाम है। याद रखिएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे सभी। चलिए आगे देखिए, आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था, यह पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आएगा दिमित्री मेंडलीफ साहब ने। मेंडलीफ साहब ने सबसे पहले आवर्त सारणी का आविष्कार किया था, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वर्गीकरण के अनुसार, देखिए क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। निम्न में से किस वर्गीकरण के अनुसार आवर्त सारणी में तत्वों को उनकी परमाणु संख्या को बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया है? तो राइट आंसर आप क्या बताओगे? परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में पूछा है ना साथियों। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसमें बोला है कि सर देखिए वर्गीकरण के अनुसार जो है आवर्त सारणी में तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो ये मोजले साहब के जो आवर्त सारणी थी, यानी जिसको हम बोलते हैं आधुनिक आवर्त सारणी, उसी में परमाणु संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। बाकी मेंडलीफ साहब का जो आपका ये था आवर्त सारणी था, उसमें तो परमाणु द्रव्यमान यानी द्रव्यमान संख्या पर आधारित था ना। तो यहाँ करेक्ट आएगा आधुनिक आवर्त सारणी। निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है? देखिए इनमें से कौन सा नियम है जो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है? जूल का नियम साथियों। देखिए ऑप्शन नंबर सी, जूल का जो नियम है यह विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। टिश्यू वाला क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, इस बार एलपी में भर भर के पूछा गया है। टिश्यू, सेल्स, ये सब बहुत ज़्यादा पूछा गया है। देखो निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक है जो जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है? तो याद रखिएगा फ्लोएम।
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। याद रखना फ्लोएम और जाइलम जो होते हैं ये दोनों स्थायी उत्तक के उदाहरण होते हैं। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाश्म काल निर्धारण का एक तरीका जीवाश्म सामग्री में एक ही तत्व के विभिन्न इनमें से किसके अनुपात का पता लगाना होता है, तो समस्थानिकों का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। फिर से एक बार पढ़िए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवाश्म काल निर्धारण का एक तरीका जीवाश्म सामग्री के एक ही तत्व के विभिन्न समस्थानिकों के अनुपात का पता लगाना होता है। अगला है टेरा ब्लू एक्सटी टीजे नामक स्मार्ट ग्लोब का आविष्कार किसने किया, जो मिर्गी के दौरे का संकेत देता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। रेलवे ये क्वेश्चन पहले पूछ चुका है और आगे भी आपसे पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो याद रखिए राजलक्ष्मी बोरथाकुर ने। याद रखिए ये जो टेरा ब्लू एक्सटी टीजे नामक स्मार्ट ग्लोब है इसका आविष्कार जो है वो किसने किया था, तो राजलक्ष्मी बोरथाकुर ने। और ये क्या है, तो ये मिर्गी के दौरे का संकेत देता है साथियों। डिवाइस याद रखना। एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है साथियों। एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की जो गति है उसको वैज्ञानिक शब्दावली में वेग कहा जाता है, वेलोसिटी कहा जाता है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी। अगला निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है, MgH। याद है ना, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट आएगा। याद रखिएगा सभी साथी। ठीक है, देखिए स्थितिज ऊर्जा जो होती है ना किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है, तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी गति माफ करना स्थितिज ऊर्जा। अगला है काली मिट्टी को इनमें से किस रूप में भी जाना जाता है। याद रखिए काली मिट्टी को जो है ना रेगुड़ के नाम से भी जाना जाता है ना, रेगुड़ के नाम से। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा रेगुड़। निम्न में से कौन सा समूह है जो अनावृत बीज उत्पन्न करता है, तो अनावृत बीज, अनावृति बीजी पौधे ही तो उत्पन्न करेंगे ना भाई, तो अनावृति बीजी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए गति का दूसरा समीकरण इनमें से किसके और समय के बीच संबंध देता है, तो गति का जो दूसरा समीकरण है हमेशा याद रखना स्थिति और समय के बीच, स्थिति और समय के बीच, स्थिति और समय के बीच संबंध देता है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करता है, इसलिए मेरे साथ ये 2-3 बार आप पढ़िए कि गति का जो दूसरा समीकरण है वो स्थिति और समय के बीच संबंध देता है, स्थिति और समय के बीच, स्थिति और समय के बीच संबंध देता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। ठीक है, आगे देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और आवर्त मौजूद हैं, आसानी से आप आंसर कर दोगे। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और आवर्त मौजूद हैं, तो करेक्ट आंसर होगा 18 समूह और 7 आवर्त। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है इनमें से किसके द्वारा निश्चित अनुपात का नियम उद्धृत किया गया था, तो भाई इनमें से किसके द्वारा निश्चित अनुपात का जो नियम है वो उद्धृत किया गया था, यानी निश्चित अनुपात का नियम किसने दिया था, आप बोलोगे सर प्राउस्त ने दिया था। प्राउस्त, याद रखिए जॉन डाल्टन नहीं, प्राउस्त। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे देखिए उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन आनुवांशिक नहीं होता है किस प्रकार, देखिए इनमें से कौन सा उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन है जो कि आनुवांशिक नहीं होता है। याद रखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, दैहिक उत्परिवर्तन। देखिए ये जो दैहिक उत्परिवर्तन होता है ना साथियों, दैहिक उत्परिवर्तन ये आनुवांशिक नहीं होता है, ये आप साफ साफ याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। अगला क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता क्या होती है, तो भाई क्यूप्रस ऑक्साइड में जो कॉपर की संयोजकता होती है वो होती है साथियों 1:1। देखिए एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है तो उसका पीएच होने की संभावना क्या है। अब देखिए जो नीला लिटमस है वो लाल में बदल जाता है, किसमें, तो अम्ल में। अम्ल है ना, अम्ल। और आप सभी को पता है कि अम्ल का पीएच मान क्या होता है, तो 7 से कम होता है। तो भाई 8, 9, 7 ये सभी तो क्षार हैं, 7 से कम होना चाहिए। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सीधे सीधे चुपचाप टिक करके आगे बढ़ जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला निम्न में से कौन सी नोबल गैस नहीं है, नोबल गैस इनमें से कौन सी नहीं है। जेनॉन भी नोबल गैस है आपका, ठीक है। जेनॉन जो है ये सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला आपका अक्रिय गैस है, ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर ओगानिस्टो ये भी आपका नोबल गैस है, ऑर्गन भी नोबल गैस है। क्लोरीन जो है ये तो नोबल गैस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा भाई क्लोरीन। आगे देखिए चाल किसकी अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है, तो चाल की जो अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई होती है वो क्या होता है। देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर मीटर पर सेकंड, क्या होता है,
तो मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, जैसा दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, समान रूप से तीसरे पद से संबंधित पद का चुनाव करें। अब चुंबकीय क्षेत्र का संबंध ऑस्टेट से है, ठीक है, तो शक्ति का संबंध किससे होगा? आप बोलोगे सर वाट से होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, वाट। सिंपल क्वेश्चन है। तो एल्युमिनियम धातु केवल निम्नलिखित द्वारा निष्कर्षित होता है। एल्युमिनियम धातु जो होता है वो किसके द्वारा निष्कर्षित किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना, एल्युमिनियम धातु जो होता है ये केवल इलेक्ट्रोलाइसिस से ही जो है वो निष्कर्षित होता है। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, इनमें से कौन सा तंत्र है जो तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है? तो वह कौन सा तंत्र है साथियों जो तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरित करती है? तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा संवहनी संबंधी, ठीक है, संवहनी संबंधी तंत्र, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट है, एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु किससे बंधे होते हैं? तो एक डायमंड में प्रत्येक परमाणु जो होते हैं वो कितने अन्य परमाणुओं से बंधे होते हैं? तो 4 अन्य परमाणुओं से। राइट है, ऑप्शन नंबर ए 4। अगला क्वेश्चन है, गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा से आती हवा का सामना करती है, तो कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो वह गति करती हुई एक कार है जो कि विपरीत दिशा से आती हवा का सामना कर रही है, तो कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा, नेगेटिव। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। विभवांतर भी और विद्युत धारा आई के बीच संबंध की खोज किसने की थी? तो वह कौन सा नियम है साथियों जो भी और आई के बीच के संबंध को बताता है? आप बोलोगे सर ओम्स लॉ, ओम का नियम। तो इसकी खोज ओम ने ही की थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। बाष्पोत्सर्जन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? देखिए, बाष्पोत्सर्जन जो होता है वो रंध्र के द्वारा होता है। करेक्ट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर डी, स्टोमाटा जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। अगला है, दाब की अंतरराष्ट्रीय SI इकाई क्या होती है? आप बोलोगे सर पास्कल होता है। ऑप्शन नंबर बी पास्कल। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन उपस्थित हैं, तो उसका द्रव्यमान संख्या क्या होगा? अब द्रव्यमान संख्या को हम ए से जो है इंगित करते हैं या संकेत करते हैं, और द्रव्यमान संख्या बराबर होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या का योगफल। यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या दी हुई है आपको 17 और प्रोटॉन की संख्या 10, तो भाई इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो यहाँ आप आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी 27, ठीक है। आगे देखिए, एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 है और 81 ग्राम एल्युमिनियम में मौजूद मोल की संख्या आपसे पूछा है। तो साथियों, मोल की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं? जिस भी तत्व का पूछा जा रहा है उसका द्रव्यमान संख्या उसके द्रव्यमान संख्या से माफ करना डिवाइड कर देते हैं। किसको? तो ग्राम के उस तत्व में कितना जो है कितना ग्राम माफ करना कितना ग्राम वो तत्व है उससे, यानी 81 को हम 27 से भाग दे देंगे तो 27 या 81, यानी यहाँ आपका 3 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है ना साथियों। मजेदार क्वेश्चन। अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। देखिए, जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो साथियों, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, आप सघन माध्यम यानी कम से अधिक की ओर जा रहा है, तो कम की अधिक की ओर जा रहा है तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में यानी पहले घट रहा है और फिर बढ़ रहा है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, घटता है फिर बढ़ता है। अगला, शक्ति की अंतरराष्ट्रीय SI इकाई क्या होती है? तो शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई वाट होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, वाट। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरा शब्द का पहले शब्द से। ध्वनि को कान से सुनते हैं तो खुशबू को नाक से महसूस करेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। ये रीजनिंग नहीं है, ये रीजनिंग के टाइप में ही साइंस का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अभी याद रखना। आगे देखिए, नेक्स्ट है, वह वस्तुएं जिनका अगंध एसिडिक तथा बेसिक माध्यम में बदलता हो, इसको क्या कहते हैं? तो वही वह वस्तु है जिसका गंध जो है एसिडिक गंध होगा, यहाँ जिसका गंध एसिडिक तथा बेसिक माध्यम में बदलता हो उसे हम क्या बोलते हैं? तो अल्फैक्टरी संकेतक। याद रखिएगा, अल्फैक्टरी संकेतक बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक है
जो मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है? तो साथियों जाइलम। जाइलम जो होता है ना, याद रखना, इसके माध्यम से पेड़ पौधों में जल का परिवहन होता है और ये मृत कोशिकाओं का बना हुआ होता है। ठीक है, आगे देखिए, इनमें से कौन एकलिंगी पुष्प होता है? तो एकलिंगी पुष्प का उदाहरण कौन सा है? पपीता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट आएगा, पपीता। आगे देखिए, किस तापमान पर पानी और देखिए किस तापमान पर पानी तरल एवं ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकती है? तो साथियों इनमें से वो कौन सा तापमान है जिस पर पानी तरल एवं ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकती है? तो देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा? आप बोलोगे सर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है, जैसे एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है, अतः हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली है। तो यह निम्न में से किसका उदाहरण है? आप बोलोगे सर ये तो पावर यानी शक्ति का उदाहरण है ना। बिल्कुल पावर का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए। मैग्नीशियम ऑक्साइड का विलयन कैसा होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड ये साथियों एक धातु है, धातु का ऑक्साइड हमेशा क्षारीय होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्षारीय। आगे देखिए, निर्वात में एक सिक्का, पंखा और ईंट को एक साथ गिरा दिया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस स्थिति में सत्य होगा? तो निर्वात में पूछा है वैक्यूम में, तो याद रखिएगा पंखा, सिक्का, ईंट सभी एक साथ नीचे आएगी, क्योंकि भाई वहां तो वायुमंडल ही नहीं है ना, निर्वात में वैक्यूम में बोला है। चलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। निम्न में से किस तत्व को वंडर एलिमेंट के नाम से जानते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए वंडर एलिमेंट के नाम से किसको जानते हैं? आप बोलोगे सर टाइटेनियम को जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, टाइटेनियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों विद्युत का। देखिएगा, 13 वोल्ट के विभवांतर वाले दो विद्युत आवेशों के बीच 5 कूलम के आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य क्या होगा? सिंपल सी बात है यार, क्या होता है साथियों? किया गया कार्य बराबर विभवांतर गुने आपका आवेश होता है, यानी कूलम होता है। तो देखिए यहाँ पर जो है ना 13 वोल्ट का विभवांतर दिया हुआ है और 5 कूलम का आवेश है, तो दोनों को जब हम मल्टीपल करते हैं तो क्या निकल के आता है? किया गया कार्य निकल के आता है 65 जूल। कार्य का मात्रक होता है साथियों जूल, तो यहाँ जूल से हम इसको डिनोट करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 जूल। अगला क्वेश्चन है, जब आप अपनी हथेली पर एसीटोन डालते हैं और आपकी हथेलियों में ठंडक महसूस होती है, तो दी गई अभिक्रियाओं में से किस एक के कारण ऐसा होता है? तो ये जो होता है ये किसके कारण होता है साथियों? देखिए करेक्ट आएगा वाष्पन के कारण, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो सोचने वाला मुख्य भाग है? याद रखिएगा अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सित्थीज के नीचे डूब जाने के बाद भी सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता रहता है, इसका कारण क्या है? तो ये साथियों प्रकाश के अपवर्तन यानी वायुमंडल के अपवर्तन के कारण होता है, याद रखिएगा। और कितने समय के बाद ये दिखाई देता है? याद रखिए 2 मिनट के बाद। ठीक है, सूर्यास्त में पूछिए तो 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है, 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। और अगर सूर्योदय पूछे तो सूर्योदय के 2 मिनट पहले ही दिखाई देने लगता है सूर्य। याद रखना ये दोनों बातें, ठीक है। लेजर अथवा किसी अन्य सशक्त प्रकाश स्रोत से निकली दो प्रकाश किरणों को व्यतिकरण से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाने से संबंध समृद्धि क्या कहलाती है? तो होलोग्राफी कहलाती है ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी है? तो भाई रतौंधी जो होता है ये किस विटामिन की कमी से होता है? आप बोलोगे सर विटामिन ए की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस कवक के कारण बाजरे में ग्रीन ईयर रोग होता है? इनमें से वो कौन सा कवक है जिसके कारण बाजरे में ग्रीन ईयर रोग हो जाता है? तो याद रखना स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिकोला नामक कवक से, ये कवक का नाम है जिस कवक के कारण बाजरे में ग्रीन ईयर रोग होता है, याद रखिएगा। केल्विन वैन्सन चक्र के अनुसार प्रकाश संश्लेषण के दौरान एकत्रित होने वाला प्रथम उत्पाद क्या है? तो देखिए केल्विन वैन्सन चक्र के अनुसार प्रकाश संश्लेषण के दौरान एकत्रित होने वाला जो प्रथम उत्पाद है वो क्या होता है? तो करेक्ट आएगा फास्फोग्लाइसेरिक एसिड, यानी करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। केल्विन वैन्सन चक्र के अनुसार प्रकाश संश्लेषण के दौरान एकत्रित होने वाला जो प्रथम उत्पाद होता है वो क्या होता है? तो फास्फोग्लाइसेरिक एसिड, ठीक है। सीएफसी का एक अणु, देखिए सीएफसी का एक अणु श्रृंखला क्रिया के द्वारा कितने ओजोन अणुओं को नष्ट कर सकता है? तो करेक्ट आएगा करीब 1 लाख,
ठीक है, करीब 1 लाख ओजन अणुओं को। नारियल तथा आम के फल कैसे होते हैं? तो नारियल और आम के फल जो होते हैं ये डूब प्रकृति के होते हैं, याद रखना, इसको हम बोलते हैं डूब। ठीक है, आगे देखिए, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो कंप्यूटर भाषा कोबोल जो है साथियों, याद रखिएगा, व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोगी है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कोई कण है जो स्वतंत्रता पूर्वक गतिमान है, तब इसकी क्या होगी? तो कोई कण जब स्वतंत्रता पूर्वक गतिमान होता है तब क्या होता है? याद रखिए, इसकी गतिज ऊर्जा सदैव क्या होती है? तो शून्य से अधिक होती है। शून्य तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि स्वतंत्रता, देखिए कोई भी कण स्वतंत्रता पूर्वक गति तो कर रहा है ना, वो शांत थोड़ी है। तो गति कर रहा है तो गतिज ऊर्जा कभी भी शून्य हो सकती है क्या? कभी भी नहीं होगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो साथियों, इनमें से कौन सा एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, ये पूछा जा रहा है। ध्यान से देखिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो देखो, यकृत। यकृत जो है ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, बाकी एड्रिनल, पिट्यूटरी, थायराइड ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथि है। कंप्यूटर की 4 अंकों वाली तारीखों का संग्रह करने की असमर्थता को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, YK2 कहा जाता है। Y2K, माफ करना, Y2K कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अभिसारी लेंस वह होता है जो क्या करता है? तो देखिए, अभिसारी लेंस वह होता है जो क्या करता है भाई? देखिए, करेक्ट आंसर होगा किरणें को एकत्रित करता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभिसारी लेंस यानी अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? करेक्ट आएगा विलियम हार्वे ने। नेक्स्ट है, प्लांक नियतांक का मान कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा, याद रखिए, जब भी ये क्वेश्चन पूछे प्लांक नियतांक का मान आपको ये याद रखना ही पड़ेगा, दूसरा कोई चारा नहीं है साथियों। 6.63, देखिए 6.63 गुने 10 का पावर -34 जूल। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर से एक बार पढ़िए, प्लांक नियतांक का मान कितना होता है? 6.63 गुने 10 का पावर -34 जूल सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव वृक्क असमरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक क्या होता है? देखिएगा, मानव वृक्क असमरी में पाया जाने वाला जो प्रमुख रासायनिक यौगिक है ये क्या होता है? तो करेक्ट आएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है ये, याद रखिए। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? याद रखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता क्या होती है? याद रखिए, एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी जो क्षमता होती है ये घट जाती है साथियों, यानी राइट है ऑप्शन नंबर ए, घट जाती है। निम्नलिखित में से स्थानीय निश्चेतक कौन सा है? तो इनमें से कौन सा एक स्थानीय निश्चेतक का उदाहरण है? देखिए, करेक्ट आएगा ईथर। ईथर जो है स्थायी निश्चेतक का उदाहरण है। अगला, सैंडियो तथा विनस फ्लाई ट्रैप कीटभक्षी पौधे में किस प्रकार की गति होती है? याद रखिए, ये कीट खाने वाले पौधे होते हैं साथियों, सैंडियो तथा विनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, और इनमें जो गति होती है वो किस प्रकार की होती है? तो स्पर्शानुकुंचनी गति, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। अगला, रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक की भूमिका क्या होती है? तो रासायनिक अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक होते हैं ये किसको बदलते हैं? तो भाई अभी याद रखिए, संक्रियन ऊर्जा को। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान निम्नलिखित में से कौन विक्षेपित नहीं हो सकता है? तो वह चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान इनमें से कौन विक्षेपित नहीं हो सकता है? तो न्यूट्रॉन विक्षेपित नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? तो स्टोरेज माध्यम की जो क्षमता की इकाई होती है वो होती है बाइट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला, एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपरावर्तित होता है वह कौन सा प्रकाश होता है? तो याद रखिएगा, यहाँ बेगनी आप बता रहे हो ना, बेगनी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेगनी। अगला है, अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है, क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिएगा, अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है क्योंकि जल बाहरी परासरण द्वारा बाहर निकल जाता है। याद रखिए, अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है क्योंकि जल जो है बाहरी परासरण द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, बिल्कुल याद रखिए, कोशिका का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, तो गेंद कहाँ गिरेगी? स्थिर गति से जा रही है ना, तो उसके हाथ में गिरेगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। पृथ्वी के पलायन वेग का मान कितना होता है? याद रखिएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहते हैं? तो सर्पिल जीवाणु जो होता है उसको स्पाइरिल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, स्पाइरिल। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है कि सामान्य व्यक्ति की नब्ज की गति किसके मध्य में होती है? तो एक सामान्य व्यक्ति की नब्ज की गति जो है ये 70 से 80 के बीच में होती है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, 70 से 80 के बीच में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन और है, देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका है, फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। एक क्वेश्चन और था कि यदि अश्व यानी घोड़ा अचानक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण क्या होगा? विसरात का जड़त्व। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। साथियों, आज के इस वीडियो में मैंने बहुत ही ज़्यादा रिसर्च और एनालिसिस के बाद जो है क्वेश्चंस लिया था। उम्मीद करते हैं क्लास पसंद आई है। मुझे निश्चित रूप से इतना तो जरूर ज्ञात है कि आज जो मैंने क्लास करवाया है इससे कम से कम 3 से 3 क्वेश्चन आपके पेपर में कम से कम आ ही सकते हैं। ज़्यादा भी क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप लिख के ले लो। 3-4 क्वेश्चन आपको इसी क्लास से आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। साथियों, उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई है। वीडियो को एक लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।